ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, क्योंकि 11वीं क्लास का ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम लोग बीजगणित का एक कोई चैप्टर मानते हैं। ठीक है, उससे इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। इसलिए आज हम समांतर श्रेणी के पढ़ने वाला है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, कोई भी क्रम जिसका सार अंतर सेम होगा। इसमें कोई भी देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो 20 में 20 का नंबर है, तो हमने ऐसे ही आपको 24 है ना, 24, 28 कुछ भी ले सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, कोई भी दो पद को आपस में घटाओ, उसका सार अंतर 40 आए, जिसका सार अंतर क्या आएगा, 40 आए। 1, 6, 11, 16, 21, इसमें से कोई भी दो पद को तुम आपस में घटाओ, उसका सार अंतर 5 आएगा। इसका सार अंतर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ये जो क्रम है, ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी, जी। समांतर श्रेणी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समांतर श्रेणी को हम ऐसे भी बताते हैं, एक अनुक्रम A1, A2, A3, A को समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगर ये नियम इसको फॉलो करता है, a प्लस n, यानी एक ज्यादा होगा तो यहाँ पे कम आना चाहिए। n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्राकृतिक संख्या है। अब जो हम बात करते हैं कि A1 ये प्रथम पद होता है, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद, ऐसे। अब देखो D, यहाँ सार अंतर को हम D बोलते हैं। सार अंतर क्या बोलते हैं, D। सार अंतर को D, डिफरेंस होता है, सार अंतर यानी D। अब इसका एक फॉर्मूला होता है an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आता है हम बताएंगे आपको। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पहले याद रखिए, ये अंतिम पद बोला जाता है या nवां पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतिम पद या nवां पद। क्या बोला जाता है, अंतिम पद। n को बोला जाता है nवां पद। ठीक है, a को क्या बोला जाता है, a को बोला जाता है प्रथम पद। ठीक है, और पदों की संख्या, इनको बोला जाता है पदों की संख्या। ठीक है, और डी को बोला जाता है सार अंतर। डी को क्या बोला जाएगा, सार अंतर। ठीक है, अब देखो बोला जाएगा यदि पहला पद ए है और सार अंतर डी है, तो समांतर अनुक्रम इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा, देखो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, हम सब में आप डी जो सार अंतर है उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला पद में ए, दूसरा पद में ए प्लस डी, तीसरा पद में ए प्लस 2डी, चौथा पद में ए प्लस 3डी। अब देखो कोई भी दो पद को आपस में आप घटाओगे, क्या आएगा, डी आएगा। कोई भी दो पद को तुम आपस में घटाओगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें डी मिलेगा। ठीक है, इसका सार अंतर सेम होता है हमेशा। कोई भी दो पद को तुम आपस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका सार अंतर क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम, यानी एक समान। समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जुड़ा है, अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर है ना। तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई भी संख्या है ना, कोई अचर पद है ना, अचर पद चर हो गए। और चर हम लोग क्या कहते हैं, चर हम उसको x, y, z, ABCD अल्फाबेट है ना, उसको चर बोलते हैं। अचर क्या बोलते हैं, 1, 2, 3 कोई काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जुड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में हो। जो अनुक्रम तुम्हें प्राप्त होगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा, जैसे सब एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे देखो तुम्हारे क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20, ये क्या है, ये समांतर अनुक्रम में है ना, समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें कुछ भी अपने मन से जोड़ो। जैसे मैंने 2 जोड़ा, 2 सब में जोड़ा, प्रत्येक पद में 2 जोड़ा, 4 में 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 6, 8 में 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 10, 12 में 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 14, 16 में 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 18, 20 में 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 22। तो देखो ये भी तो समांतर श्रेणी में है, ये भी तो जो अनुक्रम तुम्हें मिला, जो प्राप्त अनुक्रम मिला वो भी तो समांतर श्रेणी
देखो तो 10 में से 6 जाएगा 4, 14 में से 6 जाएगा 4, 18 में से 14 जाएगा 4, 22 में से 18 जाएगा 4, यानी सार अंतर कितना आ रहा है? सार अंतर कितना आ रहा है? सार अंतर कितना आ रहा है? 4। यहाँ भी सार अंतर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4। वही बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक चर जोड़ा जाए, एक अचर जोड़ा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। इस तरह प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अगर तुम इसमें कोई अचर राशि तुम जोड़ रहे हो तो वो भी जो अनुक्रम तुम्हें मिलेगा वो समांतर श्रेणी में ही होगा। ठीक है, चलो ये तो आज तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से एक अचर घटाया जाए, अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से एक अचर को घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। अब देखो कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, ठीक है, अगर इसमें से तुम एक अचर को घटाते हो, अगर तुम इसमें से कोई अचर को घटाते हो, ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी एक अनुक्रम ले लेते हैं, ठीक है, हम यही अनुक्रम ले लेते हैं 1, 6, 11, 16 और 21, है ना, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर उसमें से कोई भी एक अचर राशि को हमें घटाना है अपने मन से, चलो अपने मन से हम 3 घटा लेते हैं। ठीक है, तुम कोई भी राशि अचर राशि घटा सकते हो, अपने मन से 3 घटा लेते हैं। 1 में से 3 जाएगा -2 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 11 में से 3 जाएगा 8, 16 में से 3 जाएगा 13, 21 में से 3 जाएगा 18। देखो तो कोई भी इसमें से दो पद को तुम सब्स्टिट्यूट कर दो तो सार अंतर, यहाँ पे सार अंतर कितना था? ये तो समांतर श्रेणी में था, यहाँ पे सार अंतर कितना था? 5 था ना। देखो 18 में से 3 घटाओ, सार अंतर तुम्हारा 5 ही आएगा। 13 में से 8 घटाओ 5 ही आएगा, 8 में से 3 घटाओ 5 ही आएगा, 2 में से -2 घटाओ 5 ही आएगा, तो सार अंतर 5 ही आएगा कि नहीं? यहाँ तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में है कि नहीं? हाँ, तो वही बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर घटाया जाए, अगर किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर घटाया जाए, अचर तुमने क्या घटाया? 3 घटाया ना, तो कोई भी अचर घटाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो भी प्राप्त अनुक्रम इस समांतर श्रेणी में होगा। तो जो तुम्हें अनुक्रम प्राप्त हुआ, ये अनुक्रम तुम्हें प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। तो उससे हम लोग सार अंतर तुम्हारा क्या आ गया? 5। सार अंतर क्या आ गया तुम्हारा? 5। तो ये देखो तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी विशेषताएं तुम्हें समझ में आ गया। और थर्ड है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर से गुणा किया जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर से गुणा किया जाए। अब यहाँ पर हम गुणा की बात करते हैं कि कोई समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर से गुणा किया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। अच्छा सर इसको साबित करके बताइए। देखो बहुत आसान है साबित करना। देखो हमने क्या किया, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर से गुणा किया जाए, है ना, तो अचर से गुणा कर दो। मान लेते हैं कि हमारा 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इसका सार अंतर कितना है? इसका सार अंतर कितना है? सार अंतर कितना है? 2 है। देखो इसका सार अंतर कितना है? 2 है। तो अब देखो ये तुम्हारा समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, अब इसमें कोई अचर से तुम गुणा करो, अपने मन से बोलो, हम अपने मन से 5 ले लेते हैं, 5, अपने मन से 5 से हम इसमें गुणा करते हैं। 5 से गुणा करो तो 5 में 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 10, इसमें 5 गुणा करके क्या होगा? 20, इसमें क्या हो गया? 30, इसमें क्या हो जाएगा? 40, इसमें क्या हो जाएगा? 50। तो देखो जो प्राप्त तुम्हारा अनुक्रम होगा वो भी तुम्हारा किसमें है? समांतर श्रेणी में है कि नहीं? जो तुम्हारा प्राप्त अनुक्रम है वो भी देखो, इसका सार अंतर कितना है? सबका सार अंतर कितना है? सार अंतर देखो 10, ठीक है, सार अंतर कितना है इसका? 10 है। तो ये भी प्राप्त अनुक्रम भी क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं कि कोई भी दो को तुम घटाओगे, कोई भी दो पद को तुम घटाओगे, सार अंतर कितना आएगा? 10। यानी अगर कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी तुम्हारा श्रेणी है, अगर उसका सार अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा जी। तो वैसे ही यही बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अचर से गुणा किया जाए, हमने अचर से क्या गुणा किया? 5 एक अचर है ना, और अचर से गुणा किया जाए तो इस प्राप्त अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी में होगा। ये जो अनुक्रम मुझे प्राप्त हुआ ये भी किसमें है? समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका सार अंतर एक समान है जी। वैसे ही बोला गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी के किसी अचर से भाग दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम
समांतर श्रेणी में होगा यदि किसी समांतर श्रेणी के किसी अक्षर से भाग दिया जाए। अब देखो क्या करोगे, तुम किसी समांतर श्रेणी को किसी अक्षर शून्य से भाग दोगे जो शून्य के बराबर नहीं हो तो भी वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। अच्छा सर, इसको आप साबित करके दिखाइए कि किसी भी समांतर श्रेणी को ठीक है अक्षर से भाग दिया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। ये चौथी विशेषताएं हैं इसकी, ये बहुत मजा आएगा अभी आप लोगों को। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं इसको चौथी विशेषताएं क्या है। बहुत आसान है, देखो अब इसको हमें भाग देना है। हमने पहले जोड़ना सीखा, फिर घटाना, फिर गुणा किया, फिर हम भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है 3, 6, 9, 12 है ना, 3, 6, 9, 12, ये हमारा इसका सार अंतर कितना है, इसका सार अंतर है हमारा 3, इसका सार अंतर कितना है 3। तो देखो इसका सार अंतर कितना है 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें किसी भी अक्षर को चीज में भाग देना है। तो हमारे इसमें 3 से हम भाग देते हैं, तो 3 से 3 भाग दोगे तो क्या होगा 1, इसमें 3 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 2, इसमें 3 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 3, इसमें 3 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो तो ये भी तो तुम्हारा समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सार अंतर सेम है, इसका सार अंतर क्या है सेम है। क्योंकि तुम किसी भी दो पद को आपस में घटाओ सार अंतर क्या आएगा 1। कोई भी श्रेणी का अगर कोई भी दो पद को हम आपस में घटाते हैं और उसका सार अंतर सेम आता है तो हम कहते हैं कि वो भी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, वो श्रेणी है जो समांतर श्रेणी है। तो देखो ये चारों हमें विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कि कोई भी समांतर श्रेणी में कोई भी अचर राशि को तुम जोड़ोगे तो वो भी प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। और दूसरा हमने पढ़ा है कि कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी अचर राशि से घटाओगे, प्रत्येक पद में घटाओगे तो वो जो प्राप्त अनुक्रम होगा वो भी समांतर श्रेणी में ही होगा। थर्ड हमने बताया कि गुना करोगे, समांतर श्रेणी है और उसमें कोई भी अचर राशि तुम उसमें गुना करोगे तो जो प्राप्त अनुक्रम होगा वो भी समांतर श्रेणी में ही होगा। चौथा हमने बताया कि यदि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी भी अशून्य अचर राशि से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो प्राप्त अनुक्रम होगा वो भी तुम्हारा समांतर श्रेणी में ही होगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक पद, 2, 3 और 4 पद में से कोई 3 पद का वैल्यू देकर, 3 पद का मान देकर एक पद पूछ लेगा। ये बात हमें ध्यान से रखना है कि कोई भी 4 पद में से समांतर श्रेणी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 पद में से कोई 3 पद का वैल्यू देकर एक पद पूछ लेगा, चाहे दुनिया का वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे बस। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के एपी के n पदों का योग, है ना। समांतर श्रेणी के एपी के n पदों का योग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो n पदों का योग पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग nवां पद पढ़ रहे थे। अब n पदों का योग यानी समांतर श्रेणी कोई है उसमें सारे पदों को हम कैसे जोड़ेंगे। सारे पदों को बोला गया कि समांतर श्रेणी के 1 से लेकर 20 तक समांतर श्रेणी है, तो इसके सारे पदों को जोड़ो। उसको जोड़ने के लिए क्या है, क्या नियम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के पदों को हम योग कैसे करें, जोड़ते कैसे हैं, उसके बारे में हम बात जानने के लिए जा रहे हैं। देखो जैसे 1, 4, 7, 10, 13 है। देखो पहले तो इसमें तुम देखो कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। जी, इसमें समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सार बनता है एक समान। कैसे, 13 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा 3। इसका सार बनता क्या है, एक समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो देखो 1, 4, 7, 12 है ना, इसको तुम तीनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 12। 1, 4, 7, 10, 13, 35 आ गया, है ना। तो इसको जोड़ते कैसे, तो जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, मैंने पिछले बार बताया था। तो nवां पद के लिए क्या होता है, n + an - 1 × d। तो अब देखो इसमें क्या होगा, a को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, d को हम लोग सार अंतर बोलते हैं, अभी हमने पढ़ाया था आपको। और उसके बाद l को जो होता है वो अंतिम पद होता है। कौन सा पद होता है, अंतिम पद। इसको हम लोग an भी बोलते हैं, इसको हम लोग nवां पद भी बोलते हैं और अंतिम पद भी बोलते हैं। आपको जब हम प्रश्न को कर सॉल्व उदाहरण देखेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो जैसे ऐसे क्या होता है, n पदों का योग। क्या होता है ऐसे, n पदों का योग। ऐसे होता है n पदों का योग। क्या होता है, n पदों का योग। अब देखो n पदों की संख्या, एक प्रथम पद n - 1 × है ना d। d क्या होता है, सार अंतर।
जी। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है पहले से ही। हाँ, इन पदों का योग का फॉर्मूला यानी जिसको सूत्र बोलते हैं, इन पदों का योग का सूत्र, है ना, ये होता है। अब हम बात करेंगे, चलो ठीक है, ये होता है इन पदों के योग का हमारा सूत्र। अब इसमें क्या है, हम इसको 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं जी, a प्लस ए लिख सकते हैं। और हमें अभी पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इसको n बराबर a प्लस ए माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो इतना को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, l या n के बराबर लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, कोई कोई किताब क्या करता है, इसको n/2 इक्वल टू a प्लस ए लिख देगा, ठीक है, a प्लस ए लिख देगा। तो वो दोनों मतलब सेम ही है, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी वही करेगा, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद और पांच पद दिया हुआ है इसमें, है ना। एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद दिया हुआ है। चार पद में तीन पद का वैल्यू दे देगा और एक पद का वैल्यू पूछ लेगा। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बोला गया किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद m है, तो बताइए कि उसका pवां पद ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद m है, तो m नॉट इक्वल टू n। तो देखो mवां पद यानी हमें nवां पद होता है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसका उत्तर कैसे देंगे, हाँ चलो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो mवां पद, हमें पहले फॉर्मूला पता है कि अगर n रहता है तो क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं जी, यही लिखते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे n रहता है तो यहाँ पे n लिखते हैं। अगर हमें mवां पद दिया है तो हम लिखेंगे m बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी जी। और mवां पद कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि यहाँ n को कर देंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। वैसे ही समीकरण 2 बनाएंगे। बोला गया है nवां पद m है, यानी कि nवां पद an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा सार अंतर। तो nवां पद m है, nवां पद यही है ना, तो यहाँ पर हम m कर देंगे तो यह हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2। यह हमारा दूसरा समीकरण बन गया। यह हमारा समीकरण 1 हुआ, यह हमारा समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, देखिए बहुत आसान है, n है ना, n में से m घटाएंगे और a प्लस m माइनस 1 इंटू डी में से घटाएंगे a, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, है ना, हमें प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होगा, a माइनस 1 इंटू डी। हम इसको घटाएंगे, अब हम इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस m a प्लस m माइनस 1, है ना, डी। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा देखिए a से a कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 1, ये हमारा d है ना। d हमने कॉमन ले लिया, 1 से 1 कट जाएगा, हमारा d का वैल्यू आ गया, हमारा d का वैल्यू आ गया। लेकिन d का वैल्यू क्या आया है, हमारा d का वैल्यू आ गया है n माइनस m अपॉन m माइनस n। अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस n माइनस m माइनस n और ये हो जाएगा m माइनस n। यह हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा d का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस 1। तो हमारा d का वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 1, इसको हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में
रखने पर, देखो तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान जब तुम समीकरण 1 में रखोगे तो क्यों रख रहे हैं सर आप समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं? देखो बच्चों समीकरण 1 में हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें प्रथम पद मिल जाए, प्रथम पद मिल जाए। तो प्रथम पद मुझे मिले, हम डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये है। समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो n बराबर क्या है? n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो तुम d का वैल्यू रखोगे, इसमें क्या है? -1। d की जगह पे तुम क्या रखोगे? -1। जब d की जगह तुम -1 रखोगे तो तुम्हें a का वैल्यू मिल जाएगा। देखो n बराबर a प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -m प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब तुम्हारा a का वैल्यू मिल गया, अब तुम्हारा a का वैल्यू मिल गया तो n बराबर, ठीक है। अब a का वैल्यू निकालना है तो सबको इधर लाओगे, है ना। तो n प्लस m माइनस 1 इक्वल टू a, तो तुम्हारा a का ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। तुम्हारा a का वैल्यू मिल गया, तुम्हारा प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद, और तुम्हारा सार अंतर भी मिल गया। अब हम देखो क्या करेंगे, प्रथम पद हमें पता चल गया है और सार अंतर भी मुझे पता चल गया है। हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें प्रथम पद भी मिल गया है और सार अंतर भी मिल गया है। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? पीवा पद, है ना। देखो क्वेश्चन में ज्ञात करना है पीवा पद। तो क्वेश्चन में पीवा पद बोला है हमें कि पीवा पद ज्ञात कीजिए, यानी पीवा पद का मतलब एपी का मान ज्ञात करना है, एपी का मान, है ना। एपी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद का वैल्यू पता है और सार अंतर का वैल्यू भी मुझे पता है। तो a p इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? n प्लस m माइनस 1 और p माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? -1, है ना। d का वैल्यू कितना है? -1। तो ये हमारा पीवा पद जो होगा वो हो जाएगा, हमारा पीवा पद जो है वो हो जाएगा n प्लस m माइनस 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस p प्लस 1, माइनस से कट जाएगा। तो ये हमारा पीवा पद जो आएगा वो आ जाएगा n प्लस m माइनस p, ये हमारा पीवा पद हुआ। ओके, तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, टाटा। ओके, बाय बाय।